हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन होंगे। तो आज हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉपिक मंडल आयोग की। देखिए, मंडल आयोग की बात करें तो मंडल आयोग जो कि इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण अन्य पिछड़ा वर्ग की लाइफ को बदलने वाला ये सबसे बड़ा आयोग था, जिसने अन्य पिछड़ा वर्ग की लाइफ ही बदल कर रख दी थी। तो हम बात करते हैं 1989 के अंदर मोरारजी देसाई सरकार का गठन हुआ था। मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठन किया गया था, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल अर्थात बिंदेश्वरी मंडल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। बीपी मंडल, बिंदेश्वरी मंडल जो कि बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात पिछड़ी जातियों के अंदर कितनी जातियाँ आती हैं उनकी पहचान करनी है। और मुख्य रूप से ये जो पहचान करने है सामाजिक स्थिति के आधार पर, शैक्षणिक व सामाजिक स्थिति के आधार पर जो जातियाँ पिछड़ी हुए हैं उन जातियों की पहचान करने का कार्य इसको सौंपा गया था। आर्टिकल 340 याद रखेंगे, आर्टिकल 340 के तहत पिछड़े लोगों की शैक्षणिक व सामाजिक स्थिति की जांच की जाती है, वह रिपोर्ट सौंपी जाती है। बीबी मंडल साहब ने बहुत गहन अध्ययन किया और बहुत स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट तैयार की। ये रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की गई थी। 1980 में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। लगभग 3743 कास्ट को ऐसी जातियों के रूप में माना गया जो कि पिछड़ी हुई थी। जनसंख्या में हिस्सा लगभग ये माना गया कि टोटल जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या में 52% इनकी जनसंख्या मानी गई। अब जनसंख्या का आधार जो माना गया है वो 1931 अर्थात 52% जनसंख्या किस आधार पर मानी गई? जनसंख्या को आधार माना गया। बाद में इस 1931 के आधार को लेकर बहुत बहस भी हुई थी। ये कहा था कि 1931 की जो जनसंख्या थी उसको आप आधार मान रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1931 की जनसंख्या को आधार मान रहे हो और जबकि 1980 में आप रिपोर्ट दे रहे हो तो काफ़ी उसमें वेरिएशन हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी विवाद भी रहा था। इस कमीशन ने कहा था कि जो पिछड़ी जातियाँ हैं उनकी जनसंख्या 52% है, लेकिन उनको आरक्षण 27% उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। इस 27% आरक्षण का सुझाव दिया गया। इससे पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों उनको आरक्षण अलग से दिया जा रहा था। अब संपूर्ण आरक्षण 50% हो गया, यानी कुल जो आरक्षण था 50% हो गया था। और संविधान में भी ये प्रावधान किया गया था कि अधिकतम आरक्षण 50% हो सकता है, इससे ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। 1980 के बाद 10 साल तक लगातार कांग्रेस की सरकार आती रही, लेकिन किसी भी कांग्रेसी पार्टी ने इसको छुआ नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी समझ रही थी कि अगर इस प्रकार के ये जो रिपोर्ट है जिसको सौंपा गया है, इस रिपोर्ट को अगर खोला जाता है और उसको अमली जामा पहनाया जाता है तो समाज के अंदर बहुत अधिक तनाव उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार जो 80 से 90 के बीच में, दशक के बीच में जो सरकार आती रही, किसी ने भी इसको हाथ नहीं लगाया। 1990 में प्रधानमंत्री बनते वीपी सिंह बनते हैं और वीपी सिंह चाहते थे कि इस रिपोर्ट को लागू करना, इसलिए वीपी सिंह ने पहल की और ओबीसी कैटेगरीज के अंदर जो कास्ट आई थी उनको गवर्नमेंट नौकरीज के अंदर, सरकारी नौकरियों के अंदर 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 27% आरक्षण उन्होंने दिया। ऐसी घोषणा उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर दीवार से इसकी घोषणा की। अब ये दी, उसके बाद देश में बहुत ही बुरे हालात पैदा हो गए थे। मुख्य रूप से जो स्वर्ण जातियाँ हैं उनके द्वारा इसको बहुत अधिक मात्रा में विरोध किया गया। जितनी भी अधिक यूनिवर्सिटीज़ थी उनके जगह जगह उन्होंने काफ़ी जगह तो अपने आप को आग तक लगाने की कोशिश की। जगह जगह दंगे फसाद और वो लगभग उत्तर भारत में ज़बरदस्त इसका विरोध किया गया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि 27% आरक्षण दिए जाने के बाद में, क्योंकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उनको तो पहले ही रिजर्वेशन दे रखा था, अब ओबीसी कैटेगरीज को भी आरक्षण दे दिया तो हमारे लिए वैकेंसीज बचेंगी नहीं। इस चीज़ को लेकर पूरे देश में ज़बरदस्त 1991 के अंदर हंगामा हुआ था। बाद में 1991 के अंदर पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। उन्होंने इसके अंदर 2 परिवर्तन किए थे। उन्होंने क्या था, पिछड़े वर्गों के अंदर जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से जो गरीब हैं, उनको प्रमुखता दी जाए, एक तो उन्होंने ये डाला था। और दूसरा ये क्या था कि 10% आरक्षण स्वर्ण जातियों के अंदर जो गरीब हैं अर्थात ब्राह्मण, बाणिया, राजपूत, इस तरह की जो जाति हैं उनमें जो गरीब हैं उनको लिए भी 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। बाद में इस मंडल आयोग को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट में जब इसको चैलेंज किया गया 1992 के अंदर इसको चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि 10% आरक्षण जो स्वर्ण जातियों को 10% आरक्षण जाति के आधार पर दिया गया था उसको बिल्कुल कैंसिल कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को आरक्षण, और यहाँ पर आरक्षण का आधार क्या है? शैक्षणिक व सामाजिक स्थिति। ठीक है,
27% आरक्षण की वैधता को बनाए रखा गया और उसमें कुछ शर्तें जोड़ी गई। देखिए, बिंदेश्वरी मंडल साहब ने बहुत गहन अध्ययन कर इसको बनाया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चैलेंज किया गया। सुप्रीम और चैलेंज करने के बीच में लोगों की मंशा थी कि इसको किसी प्रकार भी इसको निरस्त करवाना, पर बिंदेश्वरी मंडल साहब ने बहुत स्ट्रांग रूप से काम किया था मुख्य रूप से, और 27% आरक्षण की वैधता को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त नहीं किया गया, और लेकिन उसमें कुछ मापदंड रखे गए, जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर को उक्त वर्ग से बाहर रखना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर क्रीमी लेयर का मतलब होता है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। क्रीमी लेयर का मतलब होता है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। ऐसे वर्ग जो क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, अर्थात किसी के अगर ओबीसी के अंदर कुछ ऐसी जातियां, ऐसे लोग जो आर्थिक स्थिति से संपन्न है, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। सेकंड, पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। उस समय कहा था कि जो पदोन्नति है उसमें, प्रमोशन है उसमें कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। चयन प्रक्रिया की प्रारंभिक जो अवस्था है उसमें आरक्षण मिल सकता है, लेकिन बाद में आरक्षण नहीं मिलेगा, ये उस समय प्रावधान किया गया था। सेकंड, केवल कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर आरक्षण कोटा 50% होगा। मैंने पहले भी कहा था कि संविधान में 50% कोटे का ही प्रावधान किया गया था। अब कुछ विशेष परिस्थितियों की बात करें तो अभी 2019 में आपको याद होगा, विशेष परिस्थितियों से मतलब है कि जो 10% आरक्षण स्वर्ण जातियों के अंदर जो गरीब हैं उनको 10% आरक्षण दिया गया है, वो इसी विशेष परिस्थिति को देखकर ही आरक्षण दिया गया है, और अब आरक्षण लगभग 60% हो गया है। ये विशेष परिस्थिति के कारण ही आगे ले जाने का नियम यानी कैरी फॉरवर्ड नियम रिक्त पदों के लिए वैध रहेगा। अर्थात अगर कैटेगरी के जो पद हैं, अगर वो एक वैकेंसीज निकलती हैं उसमें फिलअप नहीं हो पाते तो अगली जो वैकेंसी निकलती हैं उन पदों को उनमें सम्मिलित कर लिया जाएगा। इस प्रकार जो रिजर्व कैटेगरी के जो पद हैं उनको अगली भर्ती के अंदर शामिल करने का भी प्रावधान किया गया था। अति पिछड़े वर्गों की सूची में अति जोड़ यानी किनको जोड़ना है या न्यून जोड़ किनको हटाना है के परीक्षण के लिए एक स्थायी गैर विधायी इकाई होनी चाहिए। अर्थात किनको जोड़ना है किनको हटाना है इसके लिए भी एक स्थायी गैर विधायी इकाई होनी चाहिए। इसका प्रावधान किया गया था। 1993 में संसद के अधिनियम द्वारा पिछड़ों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया, ताकि पिछड़े लोगों की कंडीशन को देखने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन भी 1993 के अंदर कर दिया गया था। तो ये मुख्य रूप से जो प्रावधान थे इसके अंदर किए गए थे। द्वितीय पिछड़ा वर्ग के अंदर, द्वितीय पिछड़ा वर्ग इसी का दूसरा नाम मुख्य रूप से मंडल आयोग रखा गया, क्योंकि इसकी अध्यक्षता बिंदेश्वरी मंडल ने की थी, इसी कारण इसको मंडल आयोग भी कहा जाता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।